YouTube लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों ने बातचीत का विषय रखा है जो हमने पिछले बार जहाँ ख़त्म किया था, उसी सिलसिले में लोकतंत्र में साहित्य आलोचना का बदला हुआ चरित्र, उसका ये दूसरा एपिसोड है। और ये दूसरा एपिसोड डेमोक्रेसी में या लोकतंत्र में सार्वजनिक प्रवेश कैसे भूमिका अदा करता है, कैसे बदलता है और कैसे वो साहित्य को प्रभावित करता है, इससे जुड़ी हुई कुछ समस्याओं पर केंद्रित है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये जो आधुनिक आलोचना है, ये आधुनिक आलोचना की दिक्कत यह है कि ये, जैसा कि मैंने पिछली बातचीत में कहा था, कि ये सार्वजनिक और निजी प्रवेश से रिलेटेड मसलों को एड्रेस ही नहीं करती। और जब ये एड्रेस ही नहीं करती तो हमें उसकी समस्याएं भी नहीं मालूम, हमारे लेखकों को भी नहीं मालूम, हमारे आलोचकों को भी नहीं मालूम, हमारे पाठकों को भी नहीं मालूम। लेकिन ये तो एक वास्तविकता है कि आधुनिक काल जब आया तो आधुनिक काल में पहली चीज जो उद्घाटित हुई वो ये कि धर्म जो है वो सार्वजनिक प्रवेश या सार्वजनिक स्थल की जगह नहीं थे। सार्वजनिक प्रवेश और सार्वजनिक स्थल वे जगह हैं जहां पर कि कोई भी व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म के मानने वाला हो, वो जा सकता है। तो आधुनिक काल के आने के बाद में पहला जो रहस्य उद्घाटन हुआ वो ये कि जो धर्म है वह हमारे सार्वजनिक प्रवेश का हिस्सा नहीं है। जिसे हम लोग कुआं कहते हैं, वो कुआं जो है वो सार्वजनिक प्रवेश का हिस्सा नहीं है। जिससे हम बगीची अखाड़े कहते हैं, वो सार्वजनिक प्रवेश का हिस्सा नहीं है, क्योंकि इन सब जगहों पर वर्णवादी जो है वो पाबंदियां लगी हुई थी। कुएं से पानी कौन लोग खींचेंगे, किस जाति के लोग खींचेंगे, तय था। मंदिर में किस जाति के लोग जाएंगे, किस जाति के लोग नहीं जाएंगे, तय था। इवन यहाँ आज तक, मतलब 21वीं शताब्दी में सबरीमाला मंदिर में भी अभी सब स्त्रियों को जाने की अनुमति नहीं है। तो आधुनिक काल जब आया तो आधुनिक काल ने पहली चीज जो उद्घाटित की और चैलेंज के तौर पर हमारे सामने पेश की, समाज के सामने पेश की, जिसको कि कायदे से समझने की जरूरत है, वो ये कि धर्म जो है वो सार्वजनिक प्रवेश का हिस्सा नहीं था आधुनिक काल में, और इसके लिए लड़ाइयां लड़नी पड़ी। तमाम किस्म के जो दलित आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे, उसमें अंबेडकर थे और दूसरे लोग थे, उन लोगों ने मंदिर प्रवेश को लेकर लड़ाइयां लड़ी। वे जानते थे कि मंदिर में जाने से शूद्र का उद्धार होने वाला नहीं है, लेकिन समस्या ये थी कि समाज में जो भी चीज उपलब्ध है उसमें धर्म भी उपलब्ध है, मंदिर भी उपलब्ध है, कुआं, बावड़ी, तालाब, ये सब भी उपलब्ध है, लेकिन ये सब सार्वजनिक प्रवेश और सार्वजनिक स्थान का हिस्सा नहीं थे। और यही वजह है कि इन सब जगहों पर, यानी कुएं से सभी जाति के लोग पानी ले सकें, बावड़ी से सभी जाति के लोग पानी ले सकें, तालाब से सभी जाति के लोग पानी ले सकें, नदी में सभी जाति के लोग स्नान कर सकें, इन तमाम प्रश्नों को लेकर पहली बार सामाजिक संघर्ष हुए। और ये हमारे नए आधुनिक सार्वजनिक प्रवेश के निर्माण के पहले आंदोलन थे। और इसने सार्वजनिक को नए सिरे से परिभाषित भी किया। हम लोग नहीं जानते थे कि सार्वजनिक की परिभाषा क्या है, पहले कभी डिबेट नहीं हुई। पहले इतने वर्गीकरण और इतने खांचे बने हुए थे कि हमको मालूम ही नहीं था कि सार्वजनिक प्रवेश किसे कहते हैं, क्योंकि पहले भी डिबेट नहीं की। और इस क्रम में सार्वजनिक प्रवेश तो परिभाषित हुआ ही, धर्म भी परिभाषित हुआ। जिस तरह से सार्वजनिक प्रवेश और सार्वजनिक स्थान सबके लिए हैं,
मंदिर, देवालय सबके लिए हैं, कुआं, बावड़ी, नदी, तालाब सबके लिए है। उसी तरह यह भी परिभाषित किया गया कि धर्म सबके लिए, पहली बार धर्म सबके लिए है, ये इन प्रैक्टिस में परिभाषित किया गया। और उस लड़ाई का परिणाम था कि तमाम किस्म की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, बंधन हैं, पाबंदियां हैं इन स्थानों पर, वे पाबंदियां एकदम उठा ली गईं, क्योंकि वे पाबंदियां भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण को व्यक्त करती थी। तो इस क्रम में धर्म भी परिभाषित हुआ और सार्वजनिक प्रवेश भी परिभाषित हुआ। सार्वजनिक प्रवेश में जाने का मतलब यह था कि जो मंदिर जाने का मतलब यह था कि आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते हैं, आप अपनी उपस्थिति का आभास दिलाना चाहते हैं कि एक मनुष्य के नाते हम भी समाज में उपस्थित हैं। तो सवर्णों को ये सुविधा थी, लेकिन असवर्णों के पास में ये सुविधा नहीं थी। तो मंदिर प्रवेश की लड़ाई इसलिए नहीं लड़ी गई कि ये जो दलित हैं, ये जो अनटचेबल हैं, ये अछूत हैं, ये भगवान की पूजा करना चाहते हैं, बल्कि इसलिए लड़ी गई कि ये अपने शक्ति का, अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहते हैं। ये बताना चाहते हैं कि वे समाज में मौजूद हैं और उनके साथ भेदभाव नहीं हो सकता। भेदभाव को अस्वीकार करने के नजरिए से ये लड़ाइयाँ लड़ी गई और इसमें स्वयं को एक बड़ी ताकत के रूप में प्रतिष्ठित करने में उन लोगों को मदद मिली जिन्हें हम लोग हाशिए के लोग कहते हैं, जिन्हें हम लोग दलित कहते हैं। और ये लोग जाहिर है कि हाशिए के लोगों के प्रतिनिधि के तौर पर उभर के सामने भी आए और यहां से वह सिलसिला चल निकला जिसने कि एक नई चीज को जन्म दिया कि साहित्य में पर्सनल को भी व्यक्त किया जा सकता है। साहित्य की जो अभी तक जो परंपरा थी लेखन की, उसमें व्यक्तिगत छुपा होता था किसी न किसी आवरण में, और मध्यकाल में वो धर्म के आवरण में छुपा होता था। लेकिन पहली बार निजी जीवन को, निजी जीवन के विशिष्ट अनुभवों को सार्वजनिक तौर पर व्यक्त करने और खासतौर पर साहित्य में, समाज में, मीडिया में, अखबार में, पत्रिकाओं में व्यक्त करने पर जोर दिया गया। इवन सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्त करने पर जोर दिया गया और उसकी एक परंपरा चलने लगी। पहले परिवार जो है पर्सनल था, अब परिवार सार्वजनिक है। आधुनिक काल के आने के बाद में परिवार अब पर्सनल नहीं रहा। पहले परिवार के दायरे निजी हुआ करते थे, अब परिवार के दायरे भी सार्वजनिक हैं। और जो लेखन आया, उस लेखन में इस बात का ख्याल रखा गया कि आप किसको संबोधित करके लिख रहे हैं, यानी ऑडियंस केंद्रित लेखन की शुरुआत हुई। कुछ लोग मजदूरों केंद्र में रख के लिख रहे थे, कुछ लोग शूद्रों केंद्र में रख के लिख रहे थे, कुछ स्त्रियों केंद्र में रख के लिख रहे थे। तो ऑडियंस केंद्रित लेखन की परंपरा की शुरुआत हुई और ऑडियंस केंद्रित लेखन ने निजी अभिव्यक्ति को बढ़ावा दिया। ऑडियंस केंद्रित लेखन पहले भी था, दरबारी संस्कृति में था, दरबारी सभ्यता के साहित्य में था। संस्कृत काव्य शास्त्र में ऑडियंस केंद्रित लेखन मिलता है, जिसे हम लोग लक्ष्यभूत श्रोता कहते हैं। वो ऑडियंस केंद्रित ही लेखन है, लेकिन वहां पर निजी के लिए कोई जगह नहीं थी। वहां लक्ष्यभूत श्रोता के लिए जो रचनाएं लिखी जा रही थी उसमें समाज की कोई अभिव्यक्ति नहीं होती थी, बल्कि वो दरबार को लक्ष्य करके रचनाएं लिखी जाती थी, राजा को लक्ष्य करके रचनाएं लिखी जाती थी। इस अर्थ में वो ऑडियंस केंद्रित राइटिंग थी। एक प्रॉब्लम यह भी है कि अगर ऑडियंस केंद्रित लेखन होगा, ये मेरा अपना मानना है, तो ये
पॉसिबिलिटीज हैं कि मध्यकाल की वापसी हो, मध्यकालीन भावबोध की वापसी हो, क्योंकि लक्ष्यभूत श्रोता या ऑडियंस केंद्रित लेखन वो दरबारी संस्कृति और उसके मूल्यों से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। तो जब हम ऑडियंस केंद्रित लेखन पर बातचीत करें तो इस खतरे को देखें कि जो ऑडियंस केंद्रित लेखन है वो कहीं अनुकरण मूलकता तो पैदा नहीं करता, क्योंकि ऑडियंस केंद्रित लेखन की ये एक प्रॉब्लम है कि वह अनुकरण मूलकता पैदा करता है और एक खास तरह का स्टीरियोटाइप डेवलप करता है। और यही वजह है कि जो ऑडियंस केंद्रित लेखन लिखा गया, चाहे वो स्त्री के लिए लिखा गया हो, चाहे वो दलित के लिए लिखा गया हो, चाहे वो मजदूरों और किसानों पर लिखा गया हो, एक स्टेज के बाद में वो रूढ़िबद्धता का शिकार हो जाता है। वैसे ही जैसे कि श्रृंगार साहित्य में जो ऑडियंस केंद्रित रचनाएं थीं वे अल्टीमेटली साहित्यिक रूढ़ियों की शिकार हो गई। तो ऑडियंस केंद्रित लेखन आया और ऑडियंस केंद्रित लेखन में अब तरह तरह के सामाजिक समुदायों को संबोधित होकर रचनाएं लिखी गईं, उनकी कैटेगरीज पैदा हुई और निजी जो मसले थे, जो पर्सनल इश्यूज थे, वे पर्सनल इश्यूज बहस के केंद्र में आ गए, वे सार्वजनिक बहस के केंद्र में आ गए। निजी मसले पहले बहस के केंद्र में कभी नहीं आए आलोचना के, लेकिन आधुनिक काल में है। आधुनिक काल के भी पहले लेखक थे, लेकिन निजी प्रश्न उनके जीवन के वो बहस के केंद्र में नहीं आए। आधुनिक काल में भी मध्यकाल के लेखकों के निजी बहस के प्रश्न, निजी प्रश्न बहस के केंद्र में आए, क्योंकि आधुनिक काल की ब्यूटी है कि वह पर्सनल को पब्लिक करता है। वो पर्सनल को पर्सनल नहीं रहने देता, निजी को निजी नहीं रहने देता, निजी को सार्वजनिक करता है। था ना, कल तक हमारा कितना पर्सनल था, बैंकिंग अकाउंट, बैंकिंग खाता, बैंक की इंफॉर्मेशन, अब एकदम पब्लिक है, कोई भी जान लेता है। आप 10, 20, 25, 50, 100, 200, 400 रुपये खर्च कीजिए, आपके अकाउंट के डिटेल्स मिल जाएंगे, कोई प्राइवेसी नहीं। तो आधुनिक काल के आने के बाद में निजी के सार्वजनिक होने की प्रक्रिया तेज होती है और एक नए किस्म का सार्वजनिक वातावरण बनता है, और इस नए किस्म के सार्वजनिक वातावरण के जरिए ही समानता बोध पैदा होता है। ये निजी जितना सार्वजनिक होगा, सार्वजनिक वातावरण जितना सघन होगा और सार्वजनिक वातावरण में हम जितना सृजनात्मक ढंग से भाग लेंगे, समानता बोध उतना ही मजबूत होगा। हमने निजी को निजी रखा, सार्वजनिक को सार्वजनिक रखा, लेकिन उस पर कभी बहस नहीं की, और इसके चलते हमने किया ये कि हमने तमाम किस्म के भेदों को, जाति के भेद, गोत्र के भेद, धर्म के भेद, अपने तमाम किस्म के संस्कारों के भेद, ये सारे भेदों की एक पूरी की पूरी परंपरा हमने विकसित कर दी थी मध्यकाल में। तो आधुनिक काल में जो मध्यकाल के भेद रूपों का जो जैसे कहें कि विध्वंस होना शुरू होता है, उसका कारण यह है निजी और सार्वजनिक के बीच की जो अंतर क्रियाएं हैं। निजी का सार्वजनिक होना वह भेदपूर्ण समाज को नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, वह समानता बोध निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। एक और चीज है जो घटी इसमें, पहले हर चीज, मध्यकाल में हर चीज वो धर्म की पकड़ में थी और समुदाय भी धर्म की पकड़ में थे, कोई समुदाय धर्म के बाहर नहीं था। लेकिन आधुनिक काल के आने के बाद में विभिन्न समुदाय, विभिन्न जातियां धर्म की पकड़ के बाहर निकल गई। ये भी कह सकते हैं कि समुदायों के ऊपर धर्म की पकड़ कमजोर हुई, टूटी, और समुदायों ने, विभिन्न सामाजिक समूहों ने अपनी पहचान धर्म के बिना विभिन्न रूपों में
इस्टेब्लिश की। मजदूर अपने को मजदूर कहता है, वो हिंदू मजदूर नहीं कहता, वो मुस्लिम मजदूर नहीं कहता। किसान अपने को किसान कहता है, वो हिंदू किसान नहीं कहता, पहले किसान भी हिंदू था। तो पहली बार यह हुआ कि जो समुदाय थे वे समुदाय धर्म की पकड़ के बाहर चले गए, और ये दूसरा बड़ा परिवर्तन था जो कि आधुनिक काल ने हमें दिया। और एक और चीज थी जो इस बीच में डेवलप हुई। पहले क्या था कि जो कुछ भी समुदायों के बीच में, समूहों के बीच में बहस का हिस्सा था, वह धर्मशास्त्र में क्या लिखा है, पुराण में क्या लिखा है, स्मृतियों में क्या लिखा है, मध्यकालीन जो हिंदू शास्त्र ग्रंथ थे वे ही जो है वे डिस्कोर्स का हिस्सा थे। यहां तक कि नवजागरण के दौर में भी उन्हीं डिस्कोर्स के ग्रंथों का इस्तेमाल किया गया लिबरेट करने के लिए, पक्ष और विपक्ष में। सती प्रथा के पक्ष में जो तर्क थे सनातनी हिंदुओं के, वे भी मध्यकालीन शास्त्र से लिए गए थे, और सती प्रथा के विरोध में जो तर्क थे वे भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने मध्यकाल के शास्त्रों से लिए। तो ये जो मतलब जो सामान्य कम्युनिकेशन में, सामान्य संवाद में, बहस में जो पूरा का पूरा जो हमारा जो धर्मशास्त्र, पुराण, स्मृतियां, ये जो डिस्कोर्स का हिस्सा थी, आधुनिक काल आने के बाद में इस डिस्कोर्स की परिधि को समाज एकदम अतिक्रमित कर जाता है, उसके बाहर चला जाता है। अब समाज के विषय, समाज में चर्चा के विषय वे नहीं है जो धर्मशास्त्र ने जिनके बारे में कहा है। अब समाज के विषय वे नहीं है जो पुराण की कथाओं में लिखे गए हैं। अब समाज के बहस के विषय वे हैं जो कि मीडिया निर्मित कर रहा है। अब समाज के तर्क वे हैं जो कि वह मीडिया से ग्रहण कर रहा है, अखबारों में, किताबों में, सामान्य जीवन में, वाचिक परंपरा में। जो तर्क प्रचलन में है वे अब प्रमुख तर्क हैं। तो पहले तर्क का आधार मध्यकालीन शास्त्र थे, अब तर्क का आधार, संवाद का आधार मीडिया निर्मित जो कम्युनिकेशन है, साइबर निर्मित कम्युनिकेशन है, वो है। एक अन्य बड़ा परिवर्तन ये घटा कि आधुनिक काल के आने के साथ में वो ये कि अब कोई चीज छिपाए नहीं छिपती। अब कोई चीज छिपा नहीं सकते आप। पहले हर चीज छिपा सकते थे, मध्यकाल में छिपाने की कला ही सबसे बड़ी कला थी। लेकिन आधुनिक काल की ब्यूटी इसके एकदम उलट है, यहां उद्घाटन की कला ही सबसे बड़ी कला है, इसलिए यहां कोई भी चीज अब आप छिपा नहीं सकते। सार्वजनिक होने में या पब्लिक डोमेन में आने में, सार्वजनिक डिस्कोर्स का हिस्सा बनने में, सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक चीज़ों को स्पर्श करने, उनमें पार्टिसिपेट करने में जो चीज़ बाधा देती थी वो कौन सी थी? वो थी संपत्ति, लोगों की इनकम, साक्षरता का स्तर, उनकी जो सांस्कृतिक या जातिगत पृष्ठभूमि है वो, ये मुख्य बाधाएं थी जिनकी वजह से लोग पुराने सामंती परिवेश में और खासतौर पर सार्वजनिक परिवेश में दाखिल होने में असुविधा महसूस करते थे। ये चीजें यानी आपकी संपत्ति, आपकी आमदनी, आपकी साक्षरता, आपकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, ये चीजें बुर्जुआ सार्वजनिक परिवेश में शिरकत करते समय भी आप फील कर सकते हैं, लेकिन आप इससे लड़ा जा सकता है। पहले तो पार्टिसिपेट करना ही मुश्किल था। बुर्जुआ जो परिवेश है उसने ये जो फ्यूडल परिवेश की जो बाधाएं थी सार्वजनिक परिवेश में प्रवेश की, इन बाधाओं को ज्यों का त्यों आत्मसात कर लिया और उसने एक
नए कैटेगरीज, पहले धर्मशास्त्र की कैटेगरीज के जरिए चलते थे हम लोग, अब नई कैटेगरीज बनाई, संपत्ति की, आय की, साक्षरता की, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की, यानी हैसियत, आपकी आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक हैसियत, सामाजिक हैसियत, ये बुर्जुआ परिवेश में समान रूप से शिरकत में बहुत बड़ी बाधाएं आज भी हैं। इन परिवेशगत बाधाओं के खिलाफ में जितना लिखा जाएगा उतना ही ये बुर्जुआ परिवेश की सीमाएं टूटेंगी। और ये जो परिवेशगत बाधाएं, इन बाधाओं को सबसे ज्यादा औरतें महसूस करती हैं, अल्पसंख्यक महसूस करते हैं, दलित लोग महसूस करते हैं, मजदूर महसूस करते हैं, निम्न मध्य वर्ग के लोग महसूस करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक तरह से जो ये संपत्ति, आय, साक्षरता, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि या ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हैसियत की जो बैकग्राउंड है, ये बेसिकली मॉडर्निटी की जो छटनी का जो उपकरण है उसका हिस्सा है। आधुनिकता वो बिना छटनी के नहीं आती। आधुनिकता के साथ में छटनी कंपलसरी है, और ये छटनी की वे उपकरण है जिनके जरिए समाज में छटनी होती रहती है। कौन मॉडर्न बनेगा, किसके पास मॉडर्निटी किस रूप में पहुंचेगी। क्योंकि हमने ध्यान ही नहीं दिया कि ये जो मॉडर्निटी है ये छटनी के बिना बनती ही नहीं है। ये छटनी है, ये पहले भेदभाव था, अब भेदभाव की जगह छटनी आ गई, समानता आ गई ना कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन में हमने समानता को एक्सेप्ट कर लिया, तो हम पब्लिकली ये नहीं कहते कि हम भेदभाव मानते हैं, लेकिन हम छटनी तो करते हैं। तो अब भेदभाव को हमने छटनी में कन्वर्ट कर दिया। इसलिए जब हम आधुनिकता पर बात करें तो ये चीज ध्यान रखें कि आधुनिकता में छटनी कंपलसरी है, क्योंकि छटनी के बिना आधुनिकता निर्मित नहीं होती। और छटनी जो है वो आधुनिकता की धुरी है। और हिंदी तो छटनी की मास्टर है। हिंदी के जो आलोचक हैं वो छटनी के एक्सपर्ट हैं। कौन लेखक है, कौन आलोचक है, कौन बड़ा लेखक है, कौन गंभीर लेखक है, कौन अगंभीर लेखक है, ये सारे छटनी के तरीके हैं जो कि हिंदी में खूब इस्तेमाल होते हैं। तो हिंदी के जो प्रगतिशील लोग हैं, जैसे मैंने एक बार नामवर जी से पूछा कि आपने सब पर लिखा लेकिन अमृत राय पर नहीं लिखा, कभी नहीं लिखा, क्यों? तो चुप हो गए, बोले कि वो अच्छा नहीं लिखते। अब ये बात गले उतरने वाली नहीं थी, लेकिन छटनी की कला, आलोचना में भी जो मार्क्सवादी है वो छटनी की कला का मास्टर है। सो मॉडर्निटी में जो छटनी है और छटनी का जो उपकरण है, वो छटनी का उपकरण प्रगतिशीलों को भी प्रभावित करता है, मॉडर्निस्ट को भी प्रभावित करता है, वह सत्ता के संस्थानों को भी प्रभावित करता है। और आलोचक और आलोचना ने छटनी के उपकरण का बड़े स्केल पर इस्तेमाल किया है। जाहिर है कि जब आप छटनी का इस्तेमाल करेंगे और छांटेंगे तो एक समग्र समझ तो साहित्य के बारे में और साहित्यकार के बारे में नहीं बनेगी। फिलहाल के संदर्भ में एक आखिरी बात और बहुत जरूरी बात, वो ये कि आधुनिक काल के आने के बाद में एक चीज में परिवर्तन हुआ कि आरंभ में लिटरेरी क्रिटिसिज्म या दूसरी चीजें, वो पहले जैसा था कि संस्कृत काव्य शास्त्र, नाटक, काव्य, महाकाव्य, ये सब गुरुमुख थे, कक्षाओं में पढ़ाए जाते थे। हमारे यहाँ भी साहित्य जो है वो बहुत कुछ गुरुमुख रहा है, वो सब साहित्य कक्षाओं में पढ़ाया जाता रहा है। लेकिन मीडिया का जिस तरह से एक्सपेंशन हुआ है, साइबर मीडिया का जिस तरह से एक्सपेंशन हुआ है, इंटरनेट का जिस तरह से एक्सपेंशन हुआ है,
उसने अब साहित्य के इतिहास को, कहानी को, आलोचना को सिर्फ किताब और कक्षा तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि इसका एक बड़ा दायरा, इसके कम्युनिकेशन का एक बड़ा दायरा पैदा हुआ है मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, और खासतौर पर ये जो इंटरनेट है उसके आने के बाद। तो इसके चलते जो कक्षा की जो रिदम है, पाठ की जो रिदम है, वही बदल गई। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसका प्रयोग किया गया। तो पहले जो किताब थी, साहित्य का इतिहास था, कहानी थी, आलोचना थी, या मैथमेटिक्स थी, या ज्योग्राफी थी, या दूसरी चीजें थी, पहली बार वे टेलीविजन के जरिए, एजुकेशन टेलीविजन के जरिए, टेली कम्युनिकेशन के जरिए हमारे सामने, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के जरिए हमारे सामने आती हैं। पहली बार वे वीडियो और ऑडियो के जरिए हमारे सामने आते हैं। और अब इंटरनेट के आने के बाद में तो उसका व्यापक एक्सपेंशन हुआ है, और इसने साहित्य के इतिहास, आलोचना, इन सब के ये जो दायरा था कि कक्षा और किताब तक ये सीमित था, अब ये कक्षा और किताब तक सीमित नहीं है, इसका दायरा बदल दिया, इसकी अर्थ की रिदम भी बदल दी। कक्षा में आप जिस रिदम के साथ पढ़ाते हैं, आप इंटरनेट पर उस रिदम के साथ नहीं पढ़ा सकते, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उस रिदम के साथ नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि आपके सामने कोई होता नहीं है। डेमोक्रेसी में एक और चीज घटी, वो ये कि अब इतिहास लिखा गया। पहले इतिहास से संबंधित शुरू के 20-25 साल जो है खूब विवाद हुए, 70 तक खूब विवाद हुए, इतिहास की आलोचना को लेकर खूब विवाद हुए, आलोचना खूब लिखी गई, लेकिन इतिहास का पैटर्न नहीं बदला। इतिहास का जो वर्गीकरण था, जो आचार्य शुक्ल ने किया था, वो नहीं बदला। इसका मतलब है कि इतिहास पर विवाद कम था, उसके वर्गीकरण पर विवाद कम था, मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन ज्यादा हुए। तो व्याख्या और पुनर्व्याख्या और असहमति ये केंद्र में आ गए। इसका अर्थ यह भी है कि इतिहास अब उतना प्रासंगिक नहीं रह गया था। और ये जो व्याख्या, पुनर्व्याख्या और आलोचना ने इतिहास बोध को बुनियादी तौर पर बदल दिया। और इसने जो सबसे बड़ा काम किया वो ये कि उसने जो सहमति का मॉडल आलोचना में प्रचलन में था, उस सहमति के मॉडल को एकदम ध्वस्त कर दिया। लोकतंत्र का जितना विकास हुआ, उतना ही तयशुदा धारणाओं के प्रति अनास्था और अविश्वास और असहमति बढ़ती चली गई। और आलोचक, लेखक, पाठक, इनके बीच में जो एक हायरार्की काम करती थी, वो हायरार्की एकदम टूट गई, क्योंकि अब सब कुछ पाठक केंद्रित था। इसका एक साइड इफेक्ट ये भी हुआ कि आलोचना का क्षय हुआ, और आलोचना में भाषा की स्फीति बड़े पैमाने पर दिखाई देती है। और इससे साहित्य की आलोचना, साहित्य कर्म और पाठक, ये चारों प्रभावित हुए। और अब साहित्य सिर्फ उपभोग की वस्तु रह गया। आप उपभोग कीजिए, छोड़ दीजिए। यही वो जगह है जहां से कि साहित्य में यूज एंड थ्रो की धारणा एंटर करती है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।